तो मैं आपका ये पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सिलेबस है, पूरा ये एडवांस कंप्यूटर वाला जो पार्ट है, ये पूरा मैं कंप्लीट करवाऊँगा एक एक टॉपिक। तो उसी क्रम में आज हम देखते हैं एरे का। तो इसमें आपका बहुत सारा डाउट था, तो सबसे पहले मैं इस शुरुआत से इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो पहले ये एरे होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं इसको एक कहानी के, ये नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड की जा चुकी है, इसको मैं पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपके पास क्या है, कुछ सब्जी की टोकरी है, ठीक है ना। आपके पास क्या है, सब्जी की बहुत सारी ऐसी टोकरी हैं। तो रमेश एक कोई आदमी था, वो सब्जी मंडी से लौटा और सब्जियां एक के बाद एक टोकरी में रखता जाता है। मान लो वो रमेश गया था, खूब सारी सब्जियां लेके आ गया, और इन सब्जियों को ये हर, जैसे इसमें आलू रख दिया, इसमें प्याज रख दिया, इसमें टमाटर रख दिया, इसमें बैगन रख दिया, तो सब अलग अलग टोकरी में अलग अलग सब्जियां रखता जाता है। पहले क्या रखा, आलू, फिर टमाटर, फिर भिंडी, फिर प्याज, इसी तरह जितनी सब्जियां थीं सबको उसी क्रम में जमा दिया। और अब क्या हुआ कि क्या हो, अगर वो सब्जी जो है अलग अलग टोकरी में रखा जाए, अलग अलग टोकरी में रखेंगे तो क्या होगा, मतलब जैसे एक कमरा है, तो उन टोकरियों को अगर ऐसे अलग अलग ऐसे बिखेर के रख देंगे तो क्या होगा, वो एकदम से क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी। तो जब वो भर जाएंगी तो पूरा कमरा उससे, मतलब स्पेस ज़्यादा कवर हो जाएगा ना, इससे क्या होगा, ज़्यादा स्पेस कवर हो जाएगा, मोर स्पेस इससे होगा। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा अगर स्मार्ट वे में रखा जाए तो ये हमारा स्पेस कुछ कम हो सकता है ना। जैसे क्या कि उनको और अगर ये फैला के रखेंगे तो उनमें क्या होगा, स्पेस भी ज़्यादा होगा और साथ ही साथ उसको क्या, ढूंढना भी मुश्किल होगा। मान लो बनाते टाइम आपको लहसुन ढूंढना है, तो लहसुन क्या छोटा सा होता है, तो इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा तो ढूंढना मुश्किल होगा। उसी तरह रमेश ने एक बात सोची। उसने क्या सोचा कि टोकरी की जो सब्जियों की जो टोकरी है उनमें क्रम से सब लगा देते हैं। जैसे मान लो ऐसे, पहले इनको क्या करें कि ये पहले नंबर पे यहाँ पे आलू रख दे, फिर टमाटर रख दे, फिर इसके बगल में मिर्च रख दे, फिर इसके बगल में दूसरी सब्जी, फिर इसके बगल में दूसरी सब्जी, फिर उसके बगल में दूसरी सब्जी। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे करके इनकी वो रहे, ठीक है ना, 2 और ये 3। तो अब क्या होगा, और जब ज़रूरत हो तो वह कहता है कि दूसरे नंबर की टोकरी लाओ, तो दूसरे नंबर पे क्या रखा है, टमाटर, तो उसको आसानी से मिल जाएगा। अगर यही बिखरा पड़ा होता पूरे कमरे में तो वो कैसे कह पाता कि 2 नंबर की टोकरी लाओ, तो उसको थोड़ा सा ढूंढने में समस्या आती और स्पेस भी ज़्यादा कवर होता। तो ये जो पूरा क्रम बन के तैयार होता है, मतलब वो जो सब्जी की टोकरी है उसको एक पूरा क्रम में अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद उसको सीक्वेंस पता हो गया कि 2 नंबर में टमाटर रखा है, 3 नंबर में कुछ और सब्जी रखती है, 4 नंबर में कुछ और। तो वो अगर किसी से मंगाना चाहे तो बोले 4 नंबर वाली सब्जी लाओ, तो 4 नंबर में उसको पता है कि मिर्च रखा है, तो वो मिर्च आ जाएगी। तो यह जो टोकरी ये जो टोकरी क्रम से रखी हुई है, इसी टोकरी को कंप्यूटर साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है, एरे बोला जाता है। ध्यान रखना, एरे कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। एरे कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट रखे होते हैं। जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे कुछ और नंबर हो गई, ऐसे करके यहाँ पे सेम एक मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी होता है, और इसका एक मतलब रेफरेंस वेरिएबल होता है, उसके थ्रू हम इन सबको एक्सेस करते हैं। अब ये कैसे होता है और आगे धीरे धीरे समझोगे। देखो, पहले क्या होता था कि जब एरे नहीं था तो उसके पहले अगर हमें कोई वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग या किसी प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करना होता था तो हमारा क्या प्रोसेस होता था, सबसे पहले लिखा जाता था क्या, डेटा का टाइप, मतलब वो डेटा किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, किस टाइप का है। फिर डेटा टाइप के बाद फिर होता था वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल के नाम के बाद फिर होता था उसकी वैल्यू, क्या होती थी, उसकी वैल्यू। और फिर उसके बाद अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगता था। तो अगर हम पहले वो करना, मान लो कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो पहले डेटा टाइप लिखेंगे। तो डेटा टाइप क्या होता है,
इंट, इंटीजर का डेटा टाइप इंट, फिर वेरिएबल का नाम मैंने मान लिया ए है और उसमें 5 स्टोर करना है तो इंट ए इज इक्वल टू 5, ये करना होगा। अब इसी तरह मान लो आपको जैसे ये एक हो गया, इसी तरह आपको अगर 100 वेरिएबल स्टोर करने हैं, कितने 100, तो क्या करना होगा, सबको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जैसे इंट इसको a1 मान लो, फिर a2 आएगा, फिर इसी तरह इंट a2 इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू, फिर ऐसे डैट डैट डैश करके इंट लास्ट जो हो जाएगा इंट a100 इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू कुछ भी हो जाएगी, लेट से मैं 500 मान लिया। तो इतना डिक्लेयर करते करते ही इतना स्पेस कवर हो जाएगा और इतना आदमी थक जाएगा कि ये करने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग की बैड प्रैक्टिस होती है। इसी प्रॉब्लम को जैसे देखो यहाँ पे बिना एरे के क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप था, डेटा वो वेरिएबल का नाम है, फिर उसकी वैल्यू, फिर इसी तरह 5-6 हैं, तो देखो कितना स्पेस ले लिया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, एरे आया। एरे में क्या हुआ देखो, वो वहाँ पे अलग अलग रखे थे, यहाँ पे क्या सेम डेटा टाइप लिखा गया, फिर एरे का नाम, और फिर यहाँ पे उसकी साइज को डिफाइन कर दिया गया। ये फिक्स साइज होता है, एरे का जो है साइज जो है पहले से ही फिक्स मतलब प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है। तो 5 वेरिएबल वैल्यू हमें स्टोर करनी है, तो यहाँ इसकी साइज 5 हमने रख दिया। फिर सबक्रम से एक सारी चीज़ें यहाँ पे सारे वैल्यू रखते जाएंगे। अब जो अभी नंबर वाला अगर बताया था, अगर उसकी मैं बात करूँ तो देखो नंबर किस टाइप का डेटा टाइप होगा, उसको हम जब अभी एक एक करके स्टोर किए थे, अब उसको एरे के फॉर्म में रखेंगे। इंट हो गया, और फिर एरे का कोई नाम ए में रख दिया, और फिर ए कितनी वैल्यू स्टोर करनी थी, 100 वैल्यू स्टोर करनी थी, तो ये हमने 100 यहाँ पे उसकी साइज एरे की दे दी। अब फिर उसके बाद यहाँ पे क्या सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यू को ऐसे लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा स्पेस जो है वो बच जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर बारी आती है, अगर इनको एक्सेस करना हुआ तो वहाँ अगर एक्सेस करना होता है तो सीधा वेरिएबल के नाम से प्रिंट करवा दिया जाता था, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेस करना है तो फिर क्या प्रोसेस होती है, एरे में होती है एक इंडेक्सिंग जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, और यहाँ पे क्या कहाँ तक जाती है, जितना वो साइज है, साइज -1 मतलब साइज से एक कम तक जाती है। तो अगर हमें दूसरा एलिमेंट वो करवाना है तो ए और फिर उसके बाद इसका इंडेक्स A1, ठीक है ना। इसी तरह देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट करवाना है तो नेम और 0, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 5वां एलिमेंट हो गया, 5वां एलिमेंट यहाँ पे हमको प्रिंट करवाना है तो नेम, और 5वें का 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इजी टू एक्सेस हो गया, मतलब डेटा जो उसके अंदर रखा है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सबके लिए हमें वेरिएबल का नाम सोचना नहीं पड़ेगा। अगर 100 वेरिएबल आ गया तो सबके लिए अलग अलग नाम सोचो, तो ये समस्या हमारी सॉल्व हो गई। और इसके बाद और जो प्रॉब्लम क्या थी, और प्रॉब्लम थी कि मतलब स्पेस ज़्यादा कवर हो रहा था, वो भी नहीं स्पेस कवर हुआ। अब उसके बाद बारी आती है एरे होता क्या है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछता है, ये है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक प्रकार का मतलब सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है। देख लो, ध्यान सुनना, अगर हमने इसको इंट डिक्लेयर कर दिया है तो यहाँ पे सारी वैल्यू जो होंगी वो इंटीजर टाइप की ही होंगी। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 1 2 लिखे और तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर दिए, जैसे यहाँ पे कोई नाम स्टोर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे टाइप इंटीजर डिक्लेयर किया है तो हमें यहाँ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर करानी है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेम डेटा टाइप या होमोजीनियस डेटा टाइप। ये जो हमें पॉइंट याद रखने हो क्या है, एरे कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू को एक साथ स्टोर करता है। याद रखना, सेम डेटा टाइप ये वैल्यू को लगातार मेमोरी लोकेशन में रखता है। देखो, जब ये हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ पे जो मैं बताया था आपको, तो होता था क्या था, कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ ऐसा मेमोरी ब्लॉक ऐसा दूर दूर बन जाता था।
मेमोरी ब्लॉक बन जाता था और इसी में वैल्यू स्टोर होती थी। मान लो ये 5 है तो इसका रेफरेंस A1 हो जाएगा, ये A2 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे A3, यहाँ पे 15, ऐसे ही करके सबका अलग अलग रेफरेंस बनता था। तो इससे क्या होता था कि ये जो बीच में स्पेस है ये वेस्ट होता था, इनकी कोई काम में नहीं आता था। तो एरे में क्या हो गया, एरे एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करता है। तो मतलब यहाँ 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन रहेगा तो बीच वाला ये जो स्पेस है ये बचा ना हमारा, तो इसीलिए इसको स्पेस इफिशिएंट बोला जाता है। तो ये मेमोरी को कैसे स्टोर करता है, कंटिन्यूअस मैनर में, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में इसको रखता है। और हर वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हैं उन सब का क्या होता है, एक इंडेक्स होता है जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, जिसके थ्रू हम उसे एक्सेस करते हैं। इंडेक्स जो होता है वो हमेशा कहाँ से, 0 से भी शुरू होता है, कभी बहुत मतलब मैक्सिमम केस में 0 से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी आप इसको 1 से या किसी अदर वैल्यू से भी शुरू होते हुए देख सकते हो ना, लेकिन आपके लेवल पे वो 1 से ही शुरू होता है। ठीक, अब फिर उसके बाद ये हो गया बेसिक चीज़ें, एरे क्या होता है ये। अब हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एरे क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर है जो कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ सेम डेटा टाइप, अभी हम बताए ना, कंटिन्यूअस मैनर। देखो 2-3 पॉइंट याद रखना, ये पूछ सकता है। सेम डेटा टाइप होना चाहिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअस या कंटिग्यूअस ब्लॉक में ऑफ मेमोरी में डेटा स्टोर करता है, एलिमेंट स्टोर्ड वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक डेटा स्टोर होता है। ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स, वो है किससे, अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है उसको किसका प्रयोग करेंगे, इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं ऊपर बताया ना कि क्या क्या करना होता है, ये एरे का वो मतलब नाम लिखो जो भी, जैसे ए है यहाँ पे तो यहाँ ए, यहाँ नेम था तो इसलिए यहाँ नेम, फिर इंडेक्स ये की वैल्यू, जिस पोजीशन वाला एक्सेस करना है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है, इंडेक्स जो होती है वो कैसी इंटीजर होती है, नॉन निगेटिव इंटीजर ये होती है। फिर इसका सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा है। फिर उसके बाद देखो फिक्स साइज, एरे का साइज जो होता है वो हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर हमें 100 वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें शुरू से ही पता होना चाहिए, और फिक्स्ड साइज का ही एरे हम यहाँ पे बना सकते हैं ना। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज में आ सकता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट देखो इसमें पूछेगा कि अगर एक एरे की जो साइज है वो n है, ठीक है ना, एरे की साइज n है, तो उसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से n-1 तक उसकी रेंज होती है। ठीक है ना, याद रखना, अगर उसकी साइज n है तो 0 से n-1 तक रेंज होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, मतलब एरे जो है वो सेम टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता है। अगर इंटीजर टाइप में डिक्लेयर किए हैं तो वो केवल इंटीजर स्टोर करेगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही करेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही करेगा। फिर उसके बाद कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, मतलब एरे जो है वो एक के बाद एक को ही डेटा को स्टोर करता है मेमोरी में और मेमोरी को वेस्ट नहीं करने देता है। फिर उसके बाद जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, इन सभी में एरे के जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो किससे होता है, 0 से होता है। देखो मैक्सिमम केस में 0 से ही होता है इसलिए इसको 0 ही मानते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा 0 से मतलब वो हो ही, ये ऐसा कोई नियम नहीं है। ये 1 से भी हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में 0 से ही किया जाता है इसलिए इसको 0 मानते हैं ना। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0, सेकेंड क्या हो जाएगा 1, थर्ड 2, फोर्थ यस 3, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। और इस इंडेक्स को सब स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंडेक्स बोलो, सब स्क्रिप्ट बोलो, इंडिसेस बोलो, ये सारा इसका नाम होता है। फिर उसके बाद एरे जो होता है हमें फैसिलिटी देता है रैंडम एक्सेस की। रैंडम एक्सेस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एरे है, उसमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर हैं, तो हम डायरेक्टली अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सीधा उसका नाम और उसका इंडेक्स,
उसका इंडेक्स ऐसे लिख के इस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। हमें ऐसा नहीं कि इसको भी प्रिंट कराओ फिर इसको कराओ फिर इसको कराओ तब ये इसको जाके पढ़ाओ, मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता, रैंडम एक्सेस होता है। डायरेक्टली हम कहीं भी जाके प्रिंट करा सकते हैं, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता था और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में। और उसके बाद फिर होता है स्टैटिक नेचर। स्टैटिक नेचर क्या होता है, एरे को अगर एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया है, प्री डिफाइंड होता है कि उसकी साइज अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो दोबारा आप उसे कभी चेंज नहीं कर सकते हो ना, फिर नया एरे हमें बनाना पड़ेगा साइज चेंज करने के लिए। और फिर उसके बाद बारी आती एरे के प्रकार। एरे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो 2 ही तरह के हैं, एक 1D एरे और एक 2D एरे। 1D एरे क्या है, नाम से ही क्लियर है कि ऐसा एरे जो केवल एक डायरेक्शन में ग्रो करता है, ऐसा एरे जो केवल एक डायरेक्शन में ग्रो करता है। देखो ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1D एरे। और एक होता है 2D एरे। 2D एरे में क्या होता है, वो 2 डायरेक्शन में ग्रो करता है, इस साइड भी बढ़ता है, रो वाइज भी बढ़ता है और ये कॉलम वाइज भी बढ़ता है, तो इसको बोला जाता है 2D एरे। बात समझ में आ गई ना। 1D एरे केवल 1 डायरेक्शन में वो करेगा और ग्रो करेगा। 2D एरे 2 डायरेक्शन में ग्रो करेगा, रो में भी और कॉलम में भी। या एक लाइन डेटा, एक लाइन में इसमें डेटा रखा जाता है, एक ही लाइन में सारे डेटा रखे जाएंगे। ए 1 डायमेंशनल एरे इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट, इट इज लाइक अ सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। मतलब देखो एक ही रो है और एक कॉलम, इसमें कई सारे हैं, देखो कई सारे हो सकते हैं, ये गलत है थोड़ा सा, सिंगल कॉलम नहीं। टू एक्सेस एन एलिमेंट यू ओनली नीड 1 इंडेक्स। अगर उसको एक्सेस करने के लिए हमें किसकी, केवल एक इंडेक्स, जैसे भी बताया ना ए, और यहाँ पे केवल एक इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती। अगर ये 2D का होता तो क्या होता, 2 इंडेक्स हो जाता, AI और J, मतलब रो वाला इंडेक्स और कॉलम वाला इंडेक्स। ठीक है ना, ये सेम चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी है। अगर हमें एरे का डिक्लेरेशन करना है तो वो कैसे होता है, डिक्लेरेशन कैसे होता है, पहले डेटा टाइप लिखा जाता है, एरे का डेटा टाइप लिखते हैं, ऊपर मैं आपको बताया, फिर एरे का नाम, फिर उसकी साइज। जैसे हमें 100 एलिमेंट स्टोर करना है, हमें पहले से पता है, तो हम पहले डेटा टाइप स्टोर करेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे। मान लो हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो इंट लिख दिए। फिर एरे का नाम हमने ए रख दिया। फिर उसके बाद उसकी साइज एरे की कितनी, 100 एलिमेंट जितने भी करने हो, 100 करना है तो 100। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलन। तो ये होता है एरे का डिक्लेरेशन। अगर इसमें फिर वैल्यू रखी जाए, जैसे ये इसमें देखो वैल्यू ये रखा है, तो इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है ना, ये हो गया डिक्लेरेशन और ये हो गया इनिशियलाइजेशन। ये डेटा टाइप, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट कैन स्टोर, वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, किसी भी टाइप की जो वैल्यू स्टोर करेगा वो यहाँ पे लिखा जाता है। फिर नेम ऑफ एरे, फिर साइज ऑफ एरे, ये होता है। बाय डिफ़ॉल्ट द एलिमेंट ऑफ एरे आर नॉट इनिशियलाइज्ड, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इनिशियलाइज्ड नहीं होता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब गार्बेज वैल्यू पहले रखें। अगर आप वो केवल डिक्लेयर कर दोगे, इनिशियलाइज नहीं करोगे और फिर उसको प्रिंट करवाओगे तो क्या देगा, एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है। अब आप पूछोगे गार्बेज वैल्यू क्या होती है, देखो गार्बेज वैल्यू जी होती है ना, ये एक मतलब डिफरेंट नंबर्स होती है, 5-6 डिजिट की नंबर होती है। तो ये गार्बेज वैल्यू ना दे, इससे बचने के लिए एरे को हमें डिक्लेयर करने के बाद इसको क्या कर देना चाहिए, इनिशियलाइज भी कर देना चाहिए। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे डेटा टाइप और फिर एरे का नाम, फिर एरे की साइज और फिर उसके बाद ये इसका इनिशियलाइजेशन। तो ये सीधा एकदम प्रॉपर वो है, डिक्लेरेशन हो गया और इनिशियलाइजेशन भी साथ में है। और नंबर ऑफ एन एरे कितना है, 5। फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है, 10। इसको अगर प्रिंट करवाना है तो कैसे, नंबर और फिर इंडेक्स। फिर अगर लास्ट करवाना है तो नंबर और फिर इसका लास्ट का इंडेक्स। इसका इंडेक्स कितना है, 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो मैं 50 प्रिंट करवाना है तो एरे का नाम और उसका वो, इसको करवाना है तो एरे का नाम और ये। ठीक है ना, ऐसे करवाते हैं। अब ये किसी प्रोग्रामिंग में ये चेंज भी होता है, जैसे क्या सी और C++ में क्या होता है,
ये दोनों में सेम ही रहता है जो ऐसे ऊपर बताया। जावा में थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है, इसे ब्रैकेट आप ऐसे डिक्लेयर करोगे तो भी वैलिड होता है, लेकिन अगर आप इंट और फिर उसके बाद ब्रैकेट को इधर खिसका दोगे तो ये भी वैलिड होता है। और ब्रैकेट दोनों में कर्ली ब्रैकेट ही लगते हैं। पाइथन की बात करें तो पाइथन में एरे की जगह क्या लिस्ट का प्रयोग किया जाता है, और इसको डिक्लेयर करने के लिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट प्रयोग होता है ना। अब इसमें साइज़ की कोई वो नहीं होती, साइज आप बढ़ा घटा सकते हो। अब इसका अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मेमोरी में कुछ ऐसा होता है कि ये एक एरे है, अब ये अपने इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को वो स्टोर करता है। इंडेक्स 0 में 10 है, 1 में 20 है, 2 में इतना, 3 में इतना, तो ये अपने इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को स्टोर करता है। अब हमसे पूछे अगर कि लेंथ ऑफ एरे कितनी है, कोई अगर एरे दे दिया और उसमें आपसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, उसमें पूछेगा कि इस एरे की लेंथ कितनी है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं अभी आप जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। देखो मैं आपको एक दिखाई दे रहा हूँ, ये देखो, ये क्या, इसमें क्या पूछा है कि ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, मतलब वही लेंथ ऑफ एरे पूछा है। तो ये क्या दिया है, ये देखो लोअर बाउंड दे दिया, ये अपर बाउंड दे दिया, ये लोअर बाउंड दे दिया, ये अपर बाउंड दे दिया। ये डायरेक्टली साइज नहीं दे के लोअर बाउंड और अपर बाउंड दे दिया। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला सीधा सा होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है ना, ये इसका सीधा सा फार्मूला होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, और इसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप अब ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, आप जैसे लिखते हो ना कि a और फिर उसके बाद ये 2D एरे, यहाँ पे a 5 और फिर यहाँ पे 6 ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये तो एक तरीका है ही है, लेकिन इसी को लिखने के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वो साइज नहीं लिख के इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे उस एरे की साइज कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड कितना है, 10 है। अपर बाउंड यहाँ पे हमारा कितना है, क्यों नहीं चल रहा, अपर बाउंड 10 है, और उसके बाद से लोअर बाउंड कितना है, -3 है, तो यहाँ पे -3 रख दिए, और फिर प्लस का 1, तो ये कितना 10 3 13 1 कितना हो जाएगा 14। तो आप ये 14 आ गया। फिर इसी तरह इसका कैलकुलेट करोगे तो 12 - 5 7 + 1 8 हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिखो, या तो इसी को आप ऐसे लिखो A14 कॉमा वो दूसरे ब्रैकेट में 8। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है ना, ये भी और ये भी दोनों सेम चीज़ें ही, सेम एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना। लेंथ पूछेगा तो अपर बाउंड को घटा देना है लोअर बाउंड से, और फिर लास्ट में एक जोड़ देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल की डेफिनेशन अभी मैं बताया, जो रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी दोनों साइड ग्रो करता है। मल्टी डायमेंशनल एरे आर एरे ऑफ एरेज और द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल एरे विच इज लाइक अ ग्रिड आर मैट्रिक्स। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि 2D एरे को और किस नाम से जाना जाता है, तो या तो ग्रिड नाम से या मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो 2 डायमेंशनल एरे जो होते हैं इनमें कैसे डेटा स्टोर होता है, कैसे क्या होता है, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ठीक, तो मैं इसको एक उदाहरण से, ये अगर आप समझ गए ना तो बहुत आसान हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसको समझना। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, एक एरे हमने डिक्लेयर किया, उसका नाम A है, और उसमें यहाँ पे लिख दिया गया 3 और यहाँ पे लिख दिया गया 4, यहाँ पे लिख दिया गया 4। इसको ठीक है, चलो मैं दो लेता हूँ, एरे यहाँ पे 2 लिख दिया गया, यहाँ पे 3। पहले हम इसको समझते हैं, ये थोड़ा छोटा है, फिर बड़ा वाला समझेंगे। देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्या है, 2D एरे है। कैसा एरे है, 2D एरे है। और इस 2D एरे में
ये होती है नंबर ऑफ रो और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो ये डिफाइन करता है कि इसमें 2 रो हैं और 3 क्या हैं, कॉलम हैं। अब इसके बाद हमें इसको अगर बनाना है तो कैसे ये बनता है, अब मैं इसको बता रहा हूँ। देखो 2 रो हैं तो इसका मतलब इंडेक्सिंग किससे शुरू होती है, इंडेक्सिंग 0 शुरू होती है, तो 0 और 1 2 रो हो जाएगा। कॉलम कितने हैं, 3 हैं, 3 कॉलम है, तो इसका मतलब 0 1 2। ये चीज़ ध्यान से थोड़ा समझना क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 1 2। तो अब हमें मतलब एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट का इंडेक्स हमें निकालना है। तो अब इनको क्या, इसका क्या हो जाएगा 0 0, इसका क्या हो जाएगा 0 1, इसका क्या हो जाएगा 0 2। अब आप पूछोगे कि ये कैसे आया, देखो 0 ये पोजीशन क्या है 0 0 की है, ये पोजीशन 0 और ये 1, ये 0 और ये 2। अब इसी तरह 1 0 1 1 और ये हो जाएगा 1 2। तो ये पूरा क्या हो गया, ये जो यहाँ पे लिखा है ना इसका एक मतलब विस्तारित रूप है। अब इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हो गया। अब अगर इसका हमें विस्तारित रूप लिखना है तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ 3 रो हमें बनानी है, तो 0 1 2 ये हो गया 3 रो। और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं, तो 0 1 2 3 ये हो गए 4 हमारे कॉलम। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि 3 रो, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 2 और फिर 0 3, यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर 3। तो ये हमारा इसका विस्तारित रूप है, ठीक है ना। अब उसके बाद बारी आती है इनिशियलाइजेशन की। तो इनिशियलाइजेशन में क्या करना होता है, हमें 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम है तो इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, 2 रो और 3 कॉलम हमें बनानी है। तो 2 रो में इसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है 1 2 3, फिर लिखो कॉमा, फिर 4 5 6, फिर उसके बाद ये क्लोज। देखो ये 2 है ना तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया, और ये 3 है ना यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे क्या वो क्या 3 3 वैल्यू हैं इसमें। इसी तरह अगर इसकी बात करें, ये वाले का अगर इनिशियलाइजेशन करना है तो इसको कैसे करेंगे, इक्वल टू का चिन्ह, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ 3 रो हैं और हर रो में 4 4 है, 1 2 3 4, अब फिर इसके बाद से 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वो आ जाएगा और जिसमें 4 एलिमेंट होंगे, फिर कॉमा, फिर 4 एलिमेंट नेक्स्ट, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है हमारा वो। अब इसी में रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे ना। तो ये 2D एरे की बात हो गई। ये चीज़ देखो यहाँ पे यही बताया है, रो और कॉलम में डेटा होता है, जैसे इंट एरे 2 3 है तो मतलब देखो 2 रो हो गई, एक ये और कॉलम कितने 3, 1 2 3 कॉलम हो गए। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑर्गेनाइज इन अ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। याद रखना 2D एरे को ग्रिड बोलते हैं, मैट्रिक्स भी इसका नाम होता है। ये हमें इसमें कितने इंडेक्स की ज़रूरत होती है, हमें 2 इंडेक्स की इसमें ज़रूरत होती है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। अभी मैं यहाँ आपको बताया ना, देखो सब में कितनी 2 2 है ना, 1 2 1 2 2 2 इंडिसेस है ना, तो 2 2 इंडेक्स हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी। अगर 1D होता तो इसमें 1 1 की ज़रूरत होती। फिर उसके बाद सिंस कंप्यूटर मेमोरी इज़ बेसिक, हाँ कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कैसी 1 डायमेंशनल होती है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं जैसे 2D हो गया 3D हो गया, तो इनको भी एक लीनियर लाइन के रूप में स्टोर किया जाता है। कैसे, लीनियर लाइन के रूप में। तो
तो इन्हीं को मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में इस एरे को, जो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, उनको स्टोर करने की दो टेक्निक होती है। अब एक होती है रो मेजर ऑर्डर, एक होता है कॉलम मेजर ऑर्डर। यही आपको समझने में प्रॉब्लम भी हो रही थी, जो आपने बहुत सारे डाउट भी भेजे हैं, पहली चीज़। और दूसरी यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना इन्हीं से आएगा। थोड़ा सा अगर ठीक ठाक क्वेश्चन बनाए तो इसी से पूछेगा। अब मैं आपको बताऊंगा रो मेजर ऑर्डर क्या होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है। थोड़ा इसको वीडियो लंबा होगा, डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए। रो मेजर ऑर्डर जो होता है, रो मेजर ऑर्डर क्या काम करता है, देखो पहले मैं छोटे वाले का बताता हूँ। रो मेजर ऑर्डर जो होता है, रो मेजर ऑर्डर, ये जो वो है, ये एरे की जो वैल्यू है उसको रो वाइज स्टोर करने का काम करेगा। देखो ये आपको ये चीज़ तो पता हो गई कि मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकली नहीं होता है, केवल ये थ्योरेटिकली ही होता है। तो हम क्या करेंगे, रो मेजर ऑर्डर मतलब 2D एरे को रो मेजर के रूप में अगर स्टोर कराना है तो रो बाय रो वैल्यू स्टोर करते हैं। पहले क्या 0 0 आएगा, फिर उसके बाद 0 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 2 आएगा, पहला रो ख़त्म। अब इसके बाद सीधा यहीं से शुरू कर दो दूसरा रो, 1 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ये होता है रो मेजर ऑर्डर। इसी के साथ होता है एक कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि जो वैल्यू है, मतलब 2D एरे की जो वैल्यू है उसको कॉलम वाइज हमको यहाँ पे रखना होता है। कॉलम वाइज कैसे, 0 0 रखा। अब रो वाइज हमने रो वाइज आगे बढ़े थे ना, अब कॉलम वाइज हम नीचे कॉलम वाइज आगे बढ़ेंगे। 0 0 हो गया, फिर 1 0 हो गया, फिर 0 और 1 हो गया, फिर 1 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 और 2 हो गया, फिर 1 और 2 हो गया। तो ये जो हो गया ये कॉलम मेजर ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, बात समझ गए। अब इसके बाद अगर इसी तरह इसमें देखा जाए तो पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, ऐसे करके फिर कॉमा 1 0 1 1 1 2 1 3, ऐसे डेड ऐसे करते जाएंगे। अगर इसी में अगर कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा, 0 0 और फिर 1 0, फिर 2 0 और फिर 0 1, मतलब कॉलम वाइज वैल्यू को अरेंज करते जाएंगे। यही होता है रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। इसको ध्यान समझना, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा ना। ठीक, तो रो मेजर ऑर्डर में आपको समझा दिया कि फर्स्ट रो आर स्टोर्ड बिफोर एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड रो। देखो पहले पहली रो का एलिमेंट स्टोर हुआ, फिर दूसरे रो का हुआ, फिर तीसरे रो का हुआ, तो ये हो गया रो मेजर ऑर्डर। इसी तरह कॉलम मेजर ऑर्डर की नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही दिया हूँ, आप थ्योरी पढ़ लेना, बस इसको मैं समझाए दे रहा हूँ। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या हो गया, पहले कॉलम की वैल्यू स्टोर हुई, फिर दूसरे कॉलम की, फिर उसके बाद तीसरे कॉलम की। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले रो की वैल्यू स्टोर हो गई, फिर उसके बाद दूसरे रो की वैल्यू स्टोर हो गई, और यहाँ पे कॉलम वाइज स्टोर हो रही थी। अब फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन पिछली बार आपसे पूछा भी था कि रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर, मतलब किसी भी एलिमेंट का, मान लो कोई एक एरे दे देगा, उसका बेस एड्रेस आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का वो क्या होगा। अगर वैल्यू रो मेजर के रूप में स्टोर है तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये फार्मूला मैं यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है ना, अब अभी एक फार्मूला और बताऊँगा, मतलब फार्मूला क्या है वो, इसको कैसे फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं इसको अभी डिटेल में आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है ना। फिर उसके बाद ये इसका एक क्वेश्चन हमने देखा था, फिर डिक्लेरेशन कैसे होता था, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। डिक्लेरेशन कैसे होगा, डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर उसके इंडेक्स, रो और कॉलम। याद रखना, पहले रो फिर उसके बाद कॉलम। अब देखो यहाँ पीछे में बताया था ना कि कैसे होगा, रो का ये देखो पहले कितने दो यहाँ पे रो 2 है ना, तो एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। कॉलम 3 है ना, तो इसका मतलब ईच रो में 3 वैल्यू आएगी, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब इसका अगर स्ट्रक्चरल रूप देखा जाए कैसे वैल्यू स्टोर होती है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा ही दिया हूँ कैसे इंडेक्स बनता है, कैसे क्या होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि 0 0 0 1 0 2, ये ऐसा वो है। ठीक, और इसका यह
2 रो और 3 कॉलम, यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम का 2D मैट्रिक्स है। देखो ये पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाए तो इसीलिए मैं इसका यहाँ एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ। रो 0 में कितनी वैल्यू है 1 2 3, रो 1 में कितनी वैल्यू है 4 5 6। अब इसका मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 0 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 1, 0 1 के करस्पॉन्डिंग 2, 0 2 के करस्पॉन्डिंग 3, ये हो गया। और 1 0 के करस्पॉन्डिंग 4। अगर हमें मान लो 5 को एक्सेस करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट मैट्रिक्स 1 फिर 1 ऐसे, तो ये क्या 5 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका अल्टरनेट वो होता है, डिक्लेरेशन भी होता है। आप चाहो तो वैसे करो, लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है उसको इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, जैसे इंट मैट्रिक्स 2 3 और फिर 2 कॉलम है तो इसको पूरा एक वो किए, फिर उसके बाद दूसरा लिख दिए, फिर इसके बाद तीसरा लिख दिए, फिर चौथा, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है ना, ठीक ना। तो ये भी वैलिड होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हमें 5 को एक्सेस करना है तो 5 को एक्सेस करना है तो इनका हमें पहले वो इंडेक्स पता होना चाहिए, जैसे इसका 0 0 है, इसका 0 1 है, 0 2 है, तो इसी तरह जो भी इसका एड्रेस होगा वो वहाँ पे ये है तो प्रिंट कर देगा। और फर्स्ट रेफर टू द इंडेक्स 1 और वो सेकंड वो कॉलम का 1 हो गया, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D एरे के ज़्यादा और आगे उनको बढ़ाओ तो जैसे 3D होता है 4D होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 2D तक ही है। अब अगर हमें एरे को लूप के थ्रू प्रिंट करवाना है तो देखो ये एक एरे हो गया, कैसे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन होता है ये मैं आपको बता ही दिया। तो एरे जो होता है ना, अगर हमें कोई एक इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन अगर पूरे एरे की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हमें लूप का प्रयोग करना होता है। तो ये फॉर लूप इंट आई 0, इसका इंडेक्स 0 से शुरुआत है ना, जहाँ से इंडेक्स की शुरुआत होगी वहाँ से शुरू करना होगा, जो लास्ट इंडेक्स होगी उसके कम तक जाना होगा, या तो इंडेक्स के कम या तो जो इंडेक्स की साइज होती है वही यहाँ पे आ जाता है। और एक एक वैल्यू प्रिंट करवाना है तो एक एक करके बढ़ना है और फिर प्रिंट कर दो, ये एरे का वो प्रिंट कर देंगे। इसका एडवांटेज क्या क्या हो गया एरे का, एक्सेस फास्ट हो जाता है, सिक्वेंशियल होता है तो कोई भी एड्रेस हमें तुरंत आसानी से फास्टली मिल जाता है। मेमोरी का इफ़िशियंटली यूज़ हो जाती है, इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एरे के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे क्या फिक्स साइज़, हमें अगर मान लो पहले से साइज़ नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो फिर वहाँ पे एरे का प्रयोग नहीं हो पाएगा। इंसर्शन और डिलीशन करना है तो उसके लिए हमें एलिमेंट को सर्च करो, फिर उस पोजीशन पे जाओ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद मेमोरी ओवरहेड एक वो होता है, इफ़ यू डिक्लेयर अ वेरी लार्ज एरे बट ओनली यूज फ्यू एलिमेंट द रेस्ट ऑफ द मेमोरी इज वेस्टेड। अगर मान लो आपको पहले से साइज नहीं पता है तो आपने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि 100 एलिमेंट का एक एरे बना देता हूँ, साइज जिसकी 100 हो, लेकिन बाद में आपको जब काम करना शुरू किए तो आपको मान लो 50 की ही ज़रूरत पड़ी, तो 50 जो स्पेस होगा वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा ना। तो ये इसका एक प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसके कॉमन ऑपरेशन क्या क्या होते हैं जो एरे के में वो होते हैं। इनिशियलाइजेशन, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है मैं आपको बता ही दिया कि मतलब शुरुआत में एरे को वैल्यू देना ही इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। ट्राइवर्सल, देखो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज थे कि सर ट्राइवर्सल क्या होता है, ट्राइवर्सल क्या होता है। देखो ट्राइवर्सल का मतलब सीधा सा इतना होता है कि एरे के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक एक करके विजिट करना या प्रिंट करवाना ही ट्राइवर्सल बोला जाता है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ये रखा है, तो इसमें एक एक एलिमेंट को विजिट करना और विजिट करने के बाद उसको प्रिंट करवाना ही ये जो ऑपरेशन होता है इसी को ट्राइवर्सल बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है, एरे में, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एरे में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना ही सर्चिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या होता है, ये जो एरे है जरूरी नहीं आपको हमेशा ऑर्डर मतलब सीक्वेंसली ही मिले। ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब 2 पहले हो 1 बाद में हो, इधर उधर बिखरा भी हो सकता है। तो इसी को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना ही सॉर्टिंग बोला जाता है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं बनाया हूँ, क्या एरे अलग अलग प्रकार के डेटा रख सकता है, नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं यहाँ पे इसको रख दिया हूँ। एरे की लंबाई रन टाइम पे बढ़ाई जा सकती है,
स्टैटिक होता है ना तो रन टाइम पे इसको बनाने कोई सवाल ही नहीं है। समान एरे की साइज स्टैटिक होती है। अगर डायनेमिक चाहिए तो एरे लिस्ट जावा में और पाइथन में लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एरे की शुरुआत 0 से क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेसिंग 0 बेस्ड होती है, इसलिए इसकी शुरुआत 0 से होती है। तो और उसके बाद ये कुछ कंक्लूज़न है, इसको आप पढ़ लेना। और उसके बाद से फिर मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया थे, आप देख ही लिए होंगे। ये क्या होता है? इंट एरे, ये वो है एरे का डिक्लेरेशन है। इसमें साइज नहीं है ना, तो इसका मतलब ये इलीगल है। इसमें क्या है? इंट एन की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है ना तो इसलिए ये क्या है? इनवैलिड हो जाएगा। तो ये दोनों गलत होते हैं। आपसे पूछ सकता है ऐसे कि कौन सा एरे का डिक्लेरेशन इनवैलिड है? तो जिसमें साइज ना हो या डेटा टाइप ना हो या इसमें से कुछ भी ना हो तो वो इनवैलिड होगा। मान लो इंटीजर, ये साइज भी दे दिया लेकिन उस साइज की वैल्यू हमें पहले से ही नहीं पता है, तो भी वो इनवैलिड हो जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और सी एरे इंडिसेस स्टार्ट फ्रॉम किससे? 0 से स्टार्ट होती है। सो फॉर एन एरे विथ एन एलिमेंट द इंडेक्स, उसका लास्ट क्या होता है? n-1 होता है। जितनी साइज उससे एक कम कर दो। टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे यू मस्ट यूज़, किसका यूज़ किया जाता है? लूप का। अगर एक इंडिविजुअल एलिमेंट हमें वो करना है तो हम ऐसे ही कर देते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर हमें सारे एलिमेंट चाहिए तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है? लूप की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वो है, कुछ मैं क्वेश्चन रो मेजर और कॉलम मेजर में बनाया हूँ, उसको मैं आपको हल करवाऊँगा। देखो, रो मेजर और कॉलम मेजर जो होते हैं उसमें एड्रेस कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें एक वर्ड साइज होता है। वर्ड साइज आपको एक क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है। जैसे मान लो, जैसे कैरेक्टर है तो इसमें कैरेक्टर 2 बाइट का डेटा स्टोर करता है, तो कैरेक्टर का 2 बाइट के लिए हो जाएगा। अगर इसी तरह कैरेक्टर 1 बाइट का तो 1 बाइट के लिए हो जाएगा। इसी तरह अगर इंटीजर है तो इंटीजर कितना स्टोर करता है? उसकी 4 बाइट होता है, तो इंटीजर की साइज़ कितनी हो जाएगी? 4। तो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको वर्ड साइज की वैल्यू नहीं दी है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कितना मानना है कि वो 1 बाइट का हमारा वो है डेटा। तो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द वैल्यू यूज टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन स्पेशली वेयर देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा टाइप। हाँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या दिया जाएगा? 1। और अगर क्वेश्चन आपसे कुछ डिफरेंट वे में पूछना चाहेगा तो आपको मेंशन कर देगा कि कैरेक्टर टाइप का डेटा है। तो अगर कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे क्या रखना है? W की वैल्यू, वर्ड लेंथ की वैल्यू 1 रखनी है। अगर वो बोलेगा कि इंटीजर टाइप का डेटा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे वर्ड लेंथ की वैल्यू कितनी रखनी है? वहाँ पे 4 रखनी है। अब उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, ये मैं आपको बता ही दिया, ये एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन है। आप एरे को चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट करो और या तो आप चाहो तो अपर बाउंड लोअर बाउंड के थ्रू रिप्रेजेंट करो, दोनों की बात सेम ही होती है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आया हुआ है। इसमें पूछा था कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड वो हमें पता चल गया कितना? 14 और फिर उसके बाद 8। तो ये 2D एरे है, तो 2D में नंबर ऑफ एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 14 8 112 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी मैं इसको डिटेल से समझाया हूँ। दो तरीके से इसको मैं समझाया हूँ। पहला क्या है, एक आप इंडेक्स को रख के चेक कर सकते हो, और दूसरा ये है कि इसमें डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, अब उसके बाद ये हमारा 1D जो एरे होते हैं, ये 2D का है। पहले मैं 1D का समझा दे रहा, हाँ यहाँ से पहले मैं 1D का समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर 2D का समझाता हूँ ना। देखो, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें एक एरे दे देगा। अब एरे जब मेमोरी में स्टोर होता है, एरे जब मेमोरी, इसका कुछ ना कुछ एक नाम होता है। एरे जब मेमोरी में स्टोर होता है तो हर एक ब्लॉक का, हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। इसका मान लो 100 हो गया, इसका 110 हो गया, इसका 120 हो गया, इसका 130 हो गया। हर एक ब्लॉक का कुछ ना कुछ एक एड्रेस होता है, वो किसी को पता नहीं होता है, वो मेमोरी वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिसाइड करता है। तो हमसे यही पूछेगा कि ये जो पहला एलिमेंट का एड्रेस होता है ना, इसी को बोला जाता है बेस एड्रेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है
बेस एड्रेस, ठीक है ना। अब ये बेस एड्रेस हमारा हो गया, पहले एलिमेंट का जो एड्रेस होगा उसको बेस एड्रेस बोला जाता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसका बेस एड्रेस ये है, तो आप ये वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट रखा है उसका एड्रेस बताओ। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है क्या, बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ एलिमेंट, मतलब वही डब्ल्यू की वैल्यू जो ऊपर आपको समझाया वो। देखो एक चीज़ याद रखना, ये आई अगर क्वेश्चन में दिया है आपको इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, तब तो इसकी वैल्यू हमें क्या रखना है, सीधा आई ही रखना है। लेकिन बाय द चांस ऐसा भी हो सकता है ना कि इंडेक्स अगर 1 से शुरू हो रहा है, इंडेक्स अगर 1 से शुरू हो रहा है तो इसकी वैल्यू आई माइनस 1 हो जाएगा, आई माइनस 1 हो जाएगा। अगर ये किसी और वैल्यू से शुरू हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी आई माइनस लोअर बाउंड, मतलब जितने से वो शुरू हो रहा है वही इसकी वैल्यू होगी। वैसे आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा ना, ज़्यादातर ये इंडेक्स 0 वाला ही आएगा, तो यहाँ पे आई ही रखना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं रखना होगा। लेकिन फिर भी मैं बताए दे रहा हूँ, मे भी अगर क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, अगर इसका इंडेक्स 0 से न, अगर ये ऐसा होगा 0 से नहीं शुरू होगा तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा कि इंडेक्स, देखो यहाँ पे लिखा भी है एज्यूमिंग बेस एड्रेस एट इंडेक्स 0। अगर यहाँ 0 से नहीं होगा, यहाँ 1 लिखा होता ना, तो हमें क्या करना होता, आई की जगह आई माइनस 1 करना होता। अगर मान लो ये इसका इंडेक्सिंग 5 से शुरू हो गई, जैसे ये वाला सवाल था 5 से शुरू हो गई इंडेक्सिंग, तो 5 से अगर शुरू हो गए तो क्या यहाँ पे i माइनस लोअर बाउंड मतलब 5 रखना होगा। देखो अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या 1 डायमेंशनल इंटीजर एरे है, उसकी साइज, एरे की साइज कितनी है, 10 है, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 साइज का एरे है। इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, 1000 है, स्टार्टिंग एड्रेस इसका है 1000, और ईच इंटीजर टेक कितने बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है। देखो यहाँ पे दिया है, अगर नहीं दिया होता ना तो हमको यहाँ पे 1 बाइट मानना पड़ता। बेस एड्रेस प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखें, देखो बेस एड्रेस कितना है, यहाँ पे मैं पहले सबकी वैल्यू अलग अलग देता हूँ। बेस एड्रेस हो गया 1000, फिर उसके बाद वर्ड साइड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें दिए ना 4 बाइट, डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा बाइट में ही रहेगी ना, 4 बाइट हो गया। अब फिर हमसे मेमोरी एड्रेस पूछा है किसका, A5 का, 5 का पूछा है ना, तो ये जो यहाँ पे है ना आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5, ठीक है ना, आई की वैल्यू 5 हो गई। अब इसमें सब वैल्यू पुट कर देंगे। देखो बेस एड्रेस कितना है 1000, फिर उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है 5, अब फिर उसके बाद साइज ऑफ एलिमेंट कितना है 4, तो 5 चौक 20 और 1000, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1020, ठीक है ना। मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो एलिमेंट रखा है उसका एड्रेस क्या है 1020 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको क्या है, एक 1D एरे ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 100 एलिमेंट है, मतलब ये बहुत बड़ा एरे है और इसमें ऐसे करके 100 ब्लॉक बने हुए हैं, 100 एलिमेंट इसमें रखे हुए हैं। इसका जो बेस एड्रेस है, मतलब बेस एड्रेस मतलब अभी बताया ना, जो पहला वाला एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है, बेस एड्रेस वो है 2000, कितना है वो 2000, ठीक है ना, बेस एड्रेस 2000 है, तो इसका मतलब ये हुआ बेस एड्रेस 2000 हो गया। और फिर उसके बाद इफ ईच एलिमेंट ऑफ साइज, साइज की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब W की जो वैल्यू दिया गया है 4 बाइट दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 बाइट हुआ है। और फिर व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ A50, मतलब I की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है 50। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इंडेक्सिंग इसकी किससे शुरू हुई है, 0 से शुरू हुई है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला ऊपर दिया था, तो बेस एड्रेस था पहले, बेस एड्रेस प्लस आई और आई इंटू क्या था W, मतलब वर्ड साइज। तो बेस एड्रेस कितना हो गया 2000 प्लस आई की वैल्यू हो गई 50 और W की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो इसका मतलब 200 ये हो गया, 2000 ये, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2200।
आई होप ये इस टाइप पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखो क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी होते हैं और ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो वो है नहीं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। इसी में थोड़ा सा घुमा सकता है, हो सकता है आपसे बेस एड्रेस, ये वाला एड्रेस दे दिया हो, बेस एड्रेस पूछ ले। अभी नीचे में इस टाइप के सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट में साइज कितनी है, 20 एलिमेंट है, बेस एड्रेस इतना है और उसका साइज है 8, तो B15 की वैल्यू पूछा है। ये आप अपने से करना है ना, सेम, बस केवल सारे वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करनी है बस। ये हो गया बेस एड्रेस की वैल्यू, ये हो गया W की वैल्यू और ये हो गई I की वैल्यू। तो इन सबको फॉर्मूला में केवल पुट करना है बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1D एरे में बेस एड्रेस उसका कितना है, 3000 है, बेस एड्रेस 3000 दिया है और साइज कितना है, W की वैल्यू ये है और ये है I की वैल्यू। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस केवल डेटा चेंज है, इसको आप खुद से करना। देखो ये आपको समझ में आ रहा है ना कि हम इसमें एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं आप केवल रटना मत इसको, सीधा सा इतना है कि 50 साइज का हमारा एरे है, बहुत बड़ा 50 साइज का एरे है, उसका जो शुरुआती का एड्रेस है वो 3000 है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मेमोरी में जो 45वें नंबर पे ब्लॉक बना है, जो 45वें नंबर पे एलिमेंट स्टोर है, उसका एड्रेस क्या होगा। ये हम एक्चुअल में कर रहे हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना दिए हैं और उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगा, ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना ना। देखो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज्यूम एन एरे, एरे D एरे का नाम है, उसमें कितने 200 एलिमेंट हैं और उसका जो बेस एड्रेस है वो कितना है, 1000 है, बेस एड्रेस 1000 है। ईच एलिमेंट उसकी साइज जो है 4 बाइट है, मतलब ये जो हो गया ये बेस एड्रेस की हो गया और ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये W की वैल्यू हो गई। अब इसमें किसका D120 की वैल्यू पूछा है, तो ये I की वैल्यू हो गई। ये सेम क्वेश्चन है, बस आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, आप इसे खुद से सॉल्व करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडेक्स। आपको ऐसा भी हो सकता है, अभी तक केवल क्या वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस पूछ रहा था, आपसे इंडेक्स भी पूछ सकता है। तो इंडेक्स बस सेम फॉर्मूला रहेगा, उसमें आपको क्या करना होगा, I की वैल्यू निकालना होगा, बाकी सब कुछ दिया रहेगा। ए 1D एरे A हैज़ द बेस एड्रेस, देखो ये हो गया कितना, बेस एड्रेस, और उसके बाद ईच एलिमेंट की साइज जो है ये W हो गया। ये एड्रेस ऑफ AI, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एड्रेस है वो 1200 दिया हुआ है, तो I की वैल्यू क्या, बस वैल्यू इसमें रिपोर्ट करनी है। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू, वो एड्रेस से 1200 है, बेस एड्रेस हमें दिया हुआ है कितना 1000 और उसके बाद से 1000 दिया है। I की वैल्यू हमें क्या करनी है, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वर्ड साइज कितना दिया गया 4। तो इसको सॉल्व करके I की वैल्यू निकालनी है। तो ये इधर जाएगा 200 और I 4 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो 4 को 2 से तो 5 0, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो ये इसमें क्या थोड़ा सा घुमाया है, देखो बस दूसरी वैल्यू पूछ लिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मान लो कहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि आपसे बेस एड्रेस पूछ ले, तो सेम फार्मूला रहेगा, इसमें फार्मूला एक ही है, बस उसी में चेंज करने हैं। द एड्रेस ऑफ 10th एलिमेंट ऑफ 1D एरे B इज़ 3100, मतलब 10वें का जो वो है 3100 है। और इफ़ ईच साइज, मतलब उसकी W जो है, W ये यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट का यहाँ पे एड्रेस दे दिया है, ये W की वैल्यू दे दिया है, तो उसका बेस एड्रेस पूछा है। बेस एड्रेस पूछा है तो यहाँ पे 3100 हमें किसी एक पर्टिकुलर का एड्रेस दिया है, बेस एड्रेस को हमसे पूछा गया है। और बेस एड्रेस प्लस और इसका कौन सा B10 है ना, देखो I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, I की वैल्यू 10 है और फिर उसके बाद उसका साइज कितना है 10 है। तो इसके अकॉर्डिंग बेस एड्रेस निकालेंगे 10 10 100, तो इससे घटाएंगे तो इसका सीधा आंसर कितना आ जाएगा 3000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 100 और 100 को इधर लाएंगे, 3100 में से 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें अगर वर्ड साइज ही फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, देखो एड्रेस ऑफ C20 इन 1D एरे C 5000, मतलब 20वें एलिमेंट का जो एड्रेस है वो 5000 है। और फिर उसके बाद
एड्रेस ऑफ C30 30वें एलिमेंट का 5500 है, तो इसका साइज पूछा है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा होता है फॉर्मूला कि बड़े वाले का मतलब जो आगे का एड्रेस है उसको छोटे वाले से घटा देना है और उसके बाद बराबर वर्ड वो जितना भी वो होगा आई मतलब इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे और वर्ड साइज से गुणा कर देंगे ना। तो ये हमारा देखो यहाँ पे आप इसको देख के समझ लेना। C20 का एड्रेस कितना था, C30 का 5500 माइनस और C20 का है कितना 5000 और इसको डिवाइड कर देंगे कितना इसके डिफरेंस के इंडेक्स के डिफरेंस से, तो हो जाएगा 30 माइनस 20 इंटू वर्ड साइज जो हमें वो करना है, मतलब फाइंड आउट करनी है वर्ड साइज से। तो वर्ड साइज से इसको करेंगे तो इसकी जो वो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया है यहाँ पे लिखा है ये आ जाएगा कितना 50, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ये जो ऊपर फॉर्मूला में नहीं रख सकते हो क्योंकि इसमें क्या है बेस एड्रेस नहीं दिया, हमें बेस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये वाला एक फॉर्मूला और होता है इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद नॉन जीरो लोअर बाउंड भी पूछ सकता है। नॉन जीरो लोअर बाउंड मतलब ये कि इंडेक्स कहाँ से शुरुआत हो रहा है, वो एरे का कहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो ये एक फॉर्मूला है, जीरो से जो शुरुआत हो रहा है तो जीरो होगा, अगर किसी अन्य उससे शुरू हो रहा है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी। तो ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। 1D एरे हैज़ इंडिसेस फ्रॉम -5 to 10, -5 से लेके 10 तक है ध्यान, ठीक है। कहाँ से शुरू है, -5 से शुरू है 10 तक गई है। फिर इफ़ द बेस एड्रेस इतना है, साइज इतनी है, तो इसके आई की वैल्यू 5 यहाँ पे दी गई है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एड्रेस आप D5 ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ये आपको मैं ऊपर बताया ही था। और फिर उसके बाद से एड्रेस D5 ये बेस एड्रेस 400 है। फिर उसके बाद इंडेक्स क्या है, इंडेक्स यहाँ पे दी गई है 5, ठीक है ना, इंडेक्स 5 है। और फिर ये इंडेक्स यहाँ पे दी गई ना 5। फिर उसके बाद माइनस लोअर बाउंड कितना था यहाँ पे -5, तो -5 अब इंटू साइज कितनी है 2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है एन एरे ई हैज बेस एड्रेस इतना है और द एड्रेस ऑफ E15 इतना है, इफ़ द एड्रेस ऑफ E20 इतना है, तो हाँ इसमें बेस एड्रेस दिया है और 2 का एड्रेस दिया है, तो किसी तीसरे का एड्रेस पूछा है। तो बस इसमें क्या वर्ड साइज पहले निकालेंगे, वर्ड साइज निकालने के ऊपर फॉर्मूला बताया था। वर्ड साइज कैसे निकालेंगे, इन दोनों के एड्रेस का डिफरेंस फिर इंडिसेस का डिफरेंस, वर्ड साइज निकल आएगा। और फिर उसके बाद उस ये वाले फॉर्मूले से उसकी वो क्या कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। ये आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो पिछले बार पेपर जो में क्वेश्चन पूछा था वो इसी से पूछा था, रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये मैं पहले आपको बताऊंगा कि फिर उसके बाद में आगे वो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए इसको आप ध्यान समझना। यहाँ पे जो क्वेश्चन वो दिया हुआ था, देखो हाँ ये फॉर्मूला है। अगर हमें रो मेजर का कॉलम मेजर का वो करना है, तो क्या कॉलम मेजर का किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या रखना होगा, बेस एड्रेस प्लस वर्ड लेंथ W जो बाइट में होती है वो। फिर उसके बाद देखो कॉलम मेजर ऑर्डर फाइंड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कॉलम है तो यहाँ पे क्या वो उसकी W, यहाँ पे M जो यहाँ पे किस क्या हो जाएगा, रो। यहाँ पे याद रखना मैं M ना हटा के यहाँ पे रो लिखे दे रहा हूँ। जैसे उसमें क्वेश्चन शुरू में ही दिया रहेगा कि इतने एरे जो है M इंटू N का है, तो अगर हम कॉलम मेजर फाइंड कर रहे हैं तो ये रो की वैल्यू रखेंगे, अगर रो मेजर फाइंड कर रहे हैं तो कॉलम की वैल्यू रखेंगे। ये चीज़ याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो अगर हम पेपर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक एरे है उसकी जो साइज है वो M क्रॉस N है, ये दिया रहेगा, इसको हम R बोलते हैं रो और इसको कॉलम बोलते हैं। अगर हम कॉलम मेजर वो ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं तो कॉलम में इसका अपोजिट रो, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो रो वाले की होगी, तो इसलिए यहाँ पे यम हो गया। अगर वो रो मेजर ऑर्डर की बात करेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कॉलम वाले की होगी, इसका अपोजिट होता है। यहाँ रो है तो यहाँ कॉलम है तो यहाँ रो,
इसका अपोजिट यहाँ पे लिखा जाता है रो। अब फिर उसके बाद से इंटू रो, इसको इंटू कर दो, फिर जे प्लस, और फिर उसके बाद ये इसमें दिया रहेगा किसका हमें वो फाइंड आउट करना है, ये इंडिसेस दिए रहेंगे, जैसे आई जे यहाँ पे है और यहाँ पे फिर आई। देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन में इंडेक्स जो है 0 से ही स्टार्ट होगा, आपके लेवल पे हमेशा 0 से, तो आपको ये फॉर्मूला काम में ज़्यादा आएगा। अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया, उसमें बोला कि इसका इंडेक्स जो है वो कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो जब अगर 1 से शुरू होगा तो यहाँ पे j-1 करना पड़ेगा। अगर j माइनस लोअर बाउंड, आप याद रखना लोअर बाउंड, अगर 1 से ना शुरू हो किसी और से शुरू हो रहा है तो ये बहुत एडवांस हो जाता है, वैसे ऐसा पूछेगा कभी नहीं, 0 या 1 पूछ सकता है बस। इसी तरह अगर कॉलम मेजर ऑर्डर वाले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर W लिखना है, फिर उसके बाद आपको n, मतलब यहाँ रो मेजर है ना तो कॉलम, रो में कॉलम देखेंगे, कॉलम क्या है n, तो n फिर इंटू फिर i प्लस j, यहाँ पे कॉलम वाले में j प्लस आई और रो वाले में i प्लस j, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।